नमस्कार। आज हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के एक ऐसे महाकवि की जिनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, कालिदास। और खास तौर पर हम उनकी एक अद्भुत रचना मेघदूत उसकी गहराइयों में उतरेंगे। हमने इसके लिए ई ज्ञान कोश, हिंदी नेस्ट, संस्कृत रिसर्च जर्नल और भारत कोश जैसे स्रोतों को देखा है। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि कालिदास की प्रतिभा क्या थी, मेघदूत में ऐसा क्या अनोखा था और कैसे उसका असर दुनिया भर में हुआ, खासकर यूरोप में भी। तो कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे चमकता सितारा कहते हैं। पर यह अजीब है ना कि उनके अपने जीवन के बारे में पुख्ता जानकारी लगभग है ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। उनके जीवन काल को लेकर भी देखिए कितने मतभेद हैं। लेकिन हाँ, एक कहानी बहुत चलती है। किंवदंती है कि वो शुरू में बिल्कुल मूर्ख माने जाते थे। अच्छा। जी। और फिर कहते हैं कि उनकी विदुषी पत्नी थी विद्योत्तमा। उन्होंने जब अपमानित किया तो उन्होंने देवी काली की उपासना की और फिर उन्हें विद्वत्ता का वरदान मिला। हाँ, मैंने भी सुना है ये। और वो कहानी भी है ना कि पत्नी के ही शब्दों से प्रेरणा मिली है। बिल्कुल। कहते हैं जब वो लौटे तो पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, मतलब क्या वाणी में कुछ खास बात आई है? हाँ। और बस इन्हीं 3 शब्दों से अस्ति, कश्चित और वाक, उन्होंने अपने 3 बड़े काव्य शुरू कर दिए। गजब। अस्थि से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूत और वाक से रघुवंश। कमाल है। मैं ना। और मेघदूत की तो बात ही निराली है। उसकी जो मूल कल्पना है, सोचिए एक यक्ष है, उसे कुबेर ने शाप दिया है, तो वो रामगिरी पर्वत पर अकेला रह रहा है, निर्वासित। और उसकी प्रियतमा है अलकापुरी में, दूर। अब उसे संदेश भेजना है, अपना विरह संदेश। हाँ। तो वो दूत किसे बनाता है? एक बरसते हुए बादल को, मेघ को। एक बादल को? मतलब कोई जीती जागती चीज नहीं? जी नहीं, एक अचेतन तत्व। ये उस समय के हिसाब से भारतीय प्रतिभा की एक बहुत ही अनोखी, एक ऊंची उड़ान थी। वाकई। अच्छा, तो ये मेघदूत जो काव्य है, ये है कैसा? सुना है 2 हिस्सों में है। हाँ, 2 भाग हैं इसके, जी। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पहले भाग में यानी पूर्व मेघ में यक्ष बादल को रास्ता बताता है, बड़े विस्तार से, रामगिरी से अलकापुरी तक का। जैसे मैप बता रहा हो। हाँ, एक तरह से काव्यात्मक मैप। उसमें आम्रकूट पर्वत है, नर्मदा नदी, विदिशा शहर, उज्जैनी। और उज्जैनी में वो बादल से कहता भी है कि शिप्रा नदी के किनारे महाकाल मंदिर के दर्शन जरूर करना। वाह। और दूसरे भाग में उत्तर मेघ में फिर अलकापुरी का वर्णन है। उसका वैभव, यक्ष का अपना घर कैसा है, और सबसे जरूरी उसकी विरह में डूबी हुई यक्षिणी का बड़ा ही मार्मिक, दिल छू लेने वाला चित्रण। और आखिर में यक्ष का प्रेम संदेश। और कहते हैं इसमें छंद का प्रयोग भी कुछ खास है। जी हाँ, कालिदास ने इसमें मंदाक्रांता छंद चुना है। ये एक ऐसा मीटर है जिसकी लय थोड़ी धीमी, गंभीर और उदासी होती है, विरह के भाव के लिए एकदम सही। अच्छा, जैसे यक्ष के भारी कदमों की आहट हो। बिल्कुल। या उसके दिल का दर्द। और इसी जुदाई के दर्द को, विरह को, साहित्य में विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। विप्रलंब श्रृंगार। हाँ। और मेघदूत को इस रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है, प्रेम का, पर जुदाई वाले प्रेम का। कमाल है। तो ये रचना भारत में तो लोकप्रिय हुई ही होगी, पर ये पश्चिम तक, यूरोप तक कैसे पहुंच गई? हाँ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई सर विलियम जोन्स से। उन्होंने 1789 में कालिदास के एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया, शकुंतला और द फेटल रिंग। अच्छा, शाकुंतलम से शुरुआत हुई। जी। और ये यूरोप में इतना पसंद किया गया, इतना ज्यादा कि समझिए 1790 से 1807 के बीच 5 बार छपा। 5 बार? हाँ, लोगों को एक तरह से झटका लगा कि अरे, भारत में इतना विकसित साहित्य, इतनी अच्छी नाट्य कला। और जर्मनी में तो शायद इसका कुछ खास ही असर हुआ था। हाँ, जर्मनी में तो जैसे एक लहर सी आ गई। हर्डर जैसे विचारक ने तो अरस्तू के जो नाट्य सिद्धांत थे ना, उन पर ही सवाल उठा दिए शाकुंतलम को पढ़कर। अरे। और गेटे, महान कवि गेटे, तो इसके दीवाने हो गए थे। वो कहते थे ये अतुलनीय है, इसकी कोई बराबरी नहीं। श्लेगल, नोवालेस जैसे कई कवि इससे प्रेरित हुए। और मेघदूत, उसका नंबर कब आया? क्या उसका भी अनुवाद हुआ? बिल्कुल हुआ। मेघदूत को पश्चिम से असल में मिलवाया H.H. विल्सन ने। उन्होंने 1813 में कलकत्ता से इसका अंग्रेजी अनुवाद छापा, द क्लाउड मैसेंजर नाम से। अच्छा, 1813 में? और उसके बाद तो फिर जर्मन, फ्रेंच, रूसी, कई भाषाओं में इसके अनुवाद निकले। ये दुनिया भर में मशहूर हो गया।
फ्रांस में भी असर हुआ होगा। हाँ, फ्रांस में भी शाकुंतलम का गहरा असर था। एक विद्वान थे आंतवान लियोनार्ड द शेजी। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संस्कृत सीख ली। संस्कृत सीख ली। हाँ, और लामार्टिन जैसे कवियों ने तो कालिदास में होमर, थियोक्रेटस, टैसो सबकी प्रतिभा एक साथ देखी। विक्टर ह्यूगो भी भारतीय साहित्य से प्रभावित थे। पेरिस में तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन भी हुआ, नृत्य नाटिका के रूप में। कमाल है, यानी कालिदास का जादू वाकई सरहदें पार कर गया। बिल्कुल। तभी तो आर्थर डब्ल्यू राइडर ने कहा था कि किसी कवि की महानता का सबूत यही है कि पीढ़ियां उसके बिना रह ना सकें, मतलब उसे पढ़ती रहें, सराहती रहें। सही बात है। और मोनियर विलियम्स ने तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की, और जब वो शाकुंतलम का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने माना भी कि अंग्रेजी छंदों में वो बात आ ही नहीं सकती जो संस्कृत में है, वो समृद्धि, वो मिठास। तो हमने देखा कि कैसे कालिदास की रचनाओं ने और खासकर मेघदूत ने अपनी उस भावनात्मक गहराई, प्रकृति के इतने सुंदर चित्रण और वो जो अनोखी कल्पना थी एक बादल को दूत बनाना, उससे सदियों तक लोगों को मोह रखा है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो कल्पना आज भी उतनी ही ताज़ी लगती है ना। बिल्कुल। और शायद यही एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ा जा सकता है कि ये जो यक्ष ने एक निर्जीव बादल से बात की, क्या ये सिर्फ उसके विरह की, उसके अकेलेपन की व्याकुलता थी, या फिर ये प्रकृति और मानवीय चेतना के बीच किसी गहरे अनदेखे संबंध की तरफ एक इशारा भी था, जिसे कालिदास ने अपनी कल्पना से हमारे सामने साकार कर दिया? सोचने वाली बात है।